बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। और नाज़रीन, जो दो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है उस पर बात करेंगे हम। चीफ जस्टिस अमीनुल्लाह साहब की सरबराही में आज सुबह 11 बजे के करीब उनके केस की दूसरी इस अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान 2 जज साहिबान जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, इन पर एतराज़ किया गया। और फ़ारूक शनाइक की जानिब से जो कि PDM के वकील हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि इन दोनों जज साहिबान के ऊपर एतराज़ है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच, क्योंकि इसने कल समाअत की थी और तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो है वो नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें 13 से 14 जमातें PDM की थी, फिर तहरीक इंसाफ थी, फिर सदर पाकिस्तान के वकील, फिर दोनों सूबाई गवर्नर्स पंजाब और KP के जो वकला हैं उनसे जवाब तलब किया गया था। फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस इस्लामाबाद जो है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं इनको नोटिस किए गए थे और इनसे आज जवाब तलब किया गया था। आज जब केस की समाअत हुई तो क्योंकि 3 सवालात का मामला था कि इलेक्शन की तारीख देना किसकी ज़िम्मेदारी है, फिर इसमें फुल कोर्ट की तश्कील के ऊपर भी बात की गई और कहा गया कि ये किस तरीके से, क्योंकि उसमें आइन के आर्टिकल 184(3) का जो है वो 184 का रेफरेंस दिया गया, जिसमें कहा गया कि इसके मुताबिक जब अज़ खुद नोटिस पर फुल कोर्ट जो है वो बनता है और मामला फुल कोर्ट की तरफ जो है वो चल पड़ा। इसकी मज़ीद तफसीलात पहले हम जानते हैं सीनियर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अज़हर सदीक़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। वालेकुम अस्सलाम शादाब साहब, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अज़हर साहब, क्या आज की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, क्या सूरत हाल हुई? बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान अवामी लीग का वकील हूँ। शेख रशीद साहब की तरफ से मैं अदालत में पेश हुआ तो सबसे अहम सवाल मैंने शेख साहब की तरफ से उठाया है कि अदलिया की एक मुनज़्ज़म तरीके से तज़लील और तज़हीक की जा रही है, तौहीन की जा रही है और अब सियासी जमातें अदालत में आ चुकी हैं। ये रोका जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये वो मुख्तसर सी बात है जो मैंने अदालत के सामने कही है और ये बहुत ज़रूरी था। और ये लाहौर हाई कोर्ट में भी आज मामला आया था जहाँ मुआवना ने खसूसी की तैनाती के हवाले से केस की समाअत हुई, वहाँ भी ये मामला मैंने उठाया और अदालत से मैंने यही गुजारिश की कि इन लोगों को रोकना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। इशू आपको पता है शादाब साहब कि मैं जब से ये असेंबली तहलील हुई है उस वक्त से मैं कोशिश कर रहा हूँ वोटर्स की तरफ से कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन की तारीख ऐलान कर दी जाए, लेकिन इन्होंने तारीख ऐलान नहीं की और उसमें मैंने कई खत लिखे गवर्नर को, इलेक्शन कमीशन को, सदर पाकिस्तान को। अल्टीमेटली मुनीर अहमद की तरफ से मैंने आईनी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की। उस दरखास्त के ऊपर 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब की मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अब इलेक्शन की तारीख को इतना बड़ा मुअम्मा बना दिया कि उन दोनों ने, इलेक्शन कमीशन ने भी और गवर्नर ने भी इस मामले को। अज़हर साहब, थोड़ा सा ये रहनुमाई कीजिएगा कि आज 2 जज साहिबान के ऊपर भी एतराज़ किया गया, तो क्या ये कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर ये इख्तियारी वकील साहब को है कि वो किसी जज साहब को जो बेंच का हिस्सा हो उन पर एतराज़ करें और बेंच से उनको कहें कि अलग कर दें? तो क्या ये मुमकिन है कि उनको अलग किया जाए? कानून के हवाले से मैं आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पसंद और नापसंद के जजेस का इस तरह नाम डालना और कहना कि उनकी मर्जी की, और ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले में भी, उसके बाद हमजा शरीफ वाले केस के अंदर भी पाकिस्तान बार काउंसिल को सामने रख के और खुद ये सवाल वहां भी उठाए थे। उस वक्त भी कोर्ट ने ये मामला सेटल कर दिया हुआ है। जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में ये सेटल हो गया हुआ है कि बेंच की कंपोजिशन क्या होनी है, ये चीफ जस्टिस ने तय करना है। चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, उसी ने ये फैसला करना है कौन सा जज होगा, रोस्टर कैसा होगा। लेकिन अज़हर साहब, एक केस की हमारे पास मिसाल मौजूद है जिसमें ये कहा गया था कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, इनके केसेस जस्टिस फायज ईसा साहब के पास ना लगे, वो इन केसेस की समाअत ना लगे, तो उस बेंच का हिस्सा फायज ईसा साहब को नहीं बनाया जाता। तो क्या ये रिलीफ जो है PDM की जमातों को भी मिल सकता है? अच्छा, मैं पहले बताता चलूँ आपको, ये
वो केस क्या था कि वो हर गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन लेते थे, आज खुद नोटिस लेना शुरू कर दिए थे उन्होंने बगैर कोई पिटीशन के ऊपर, और वो चूंकि नजर आ रहा था बायस है, इसीलिए बेंच ने बेंच के अंदर बैठकर ये फैसला किया था। और वो ये मामला आइन की तशरीह का नहीं, यहाँ मैं शुरू में आपको इसलिए बता रहा था कि लाहौर हाईकोर्ट ये मामला तय कर चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, और प्रोसेस भी दे दिया आपने। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसा मामला है कि किसी की जात का मसला है, किसी की जायदाद का मसला है, अगर तो पीडीएम की 13 जमातों का मसला है फिर तो बात है भाई, यहाँ पर बात बड़ी सीधी सी है, यहाँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और ये आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आपको याद होगा कि 63 के आर्टिकल के हवाले से भी मामला जब ये चला था तो ये 13 जमातें मिसाक जमहूरियत से मुकर गई थी, और उन्होंने जो मिसाक जमहूरियत में तय किया था कि मुनर्रफ नहीं होना, वजीर आजम को ऐसे घर नहीं भेजना, वो बाद में मुकर गई। अब भी सिर्फ ये पसंद और नापसंद पे जा रही है। इशू बड़ा सिंपल सा है, यानी यहाँ ना लार्जर बेंच की, बड़े बेंच की जरूरत है, ना मर्जी के बेंचेस के जजेस की जरूरत है। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने करना का एक आईनी प्रोविजन है कि आर्टिकल 224 के तहत या 112 और 105 को सामने पढ़ लें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और तारीख का मामला तय हो चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने करना क्या है, लाहौर हाईकोर्ट ने तो तय कर दिया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखना है कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त है या अच्छा अजहर साहब, एक सवाल और भी उठाया गया, उसमें ये कहा गया था कि 184(3) के तहत आज खुद नोटिस जब लिया जाएगा तो उसकी समाअत फुल कोर्ट करेगा। तो क्या आप समझते हैं कि फुल कोर्ट को जो है वो इसकी समाअत करनी चाहिए, या इस तरफ जा सकते हैं कि मामला फुल कोर्ट की तरफ चला जाए, मतलब तमाम जज साहबान बैठ जाए, एक बड़ा आईनी मामला है। मैं फिर बता जाऊं, इसमें आईनी तो इशू है ही कोई नहीं। क्या इशू है? इशू तो लाहौर हाईकोर्ट सेटल कर दिया है, या तो नया इशू होना चाहिए। यहाँ तो आपको पता है अटॉर्नी जनरल ने जब इलेक्शन कमीशन के पास गए तो अपना बयान यही दिया कि गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने मामला ये तय कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने भी इस काम का मामला जो है वो, अगर आप देखें वो बड़ी वजाहत के साथ वो भी तय कर दिया हुआ है। वो भी उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा था शेड्यूल लेकर आए। तो ये जानबूझ के जिस तरह लेट किया जा रहा है, जिस तरह ये डिले किया जा रहा है इस मामले को, ये कंसर्न था। और आपको पता है कि सिंगल जज का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में दायर हुआ, मैं वहां गया, 16 तारीख को लगा, 16 को नोटिस हुए, इन बिटवीन में चला गया, फिर 21 को लगा, 21 में जाकर अटॉर्नी जनरल ने कहा टाइम दे दें, इलेक्शन कमीशन ने कहा टाइम दे दें, यानी किसी ने इसको फैसला कराने की बात नहीं की। और मैंने ये जिक्र किया, और कल अदालत के सामने ये मामला आया भी, मैंने अदालत को बताया कि 16 के बाद 21 आया था, 21 के बाद अदालत ने डेट डाल दी 27, यानी ये जो मामला दिनों का था जो इतना, और इसी चीज को सामने रखते सुप्रीम कोर्ट ने मैटर अपने पास लिया है। और इसमें कोई, और दूसरी बड़ी जबरदस्त बात है कि कल एक जज साहब ने कहा था कि जनाब असेंबलियां तहलील क्यों हुई है, भाई किसी सियासी जमाने ने चैलेंज नहीं किया। जब किसी सियासी जमाने ने चैलेंज नहीं किया तो अदालत को अपने तरीके कैसे देख सकती है इस मामले को? जब अच्छा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये बिल्कुल ये पॉइंट उठाया था, लेकिन अजहर साहब क्योंकि मामला तो अब खुद नोटिस का है, तो ये भी तो मामला देखा जा सकता है कि जो असेंबलियां तहलील करने से मुतालिक आइन कह रहा है, क्या उसकी जो उसके लवाजमात हैं उनको पूरा किया गया? क्या मुल्क के हालात, सूबे के हालात उस नैज पे पहुंच चुके थे कि असेंबलियां तो तहलील हो जाए? तो आज खुद नोटिस में तो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ये समाअत। मैं फिर बात करता चलूं, ये पॉलिटिकल इशू है कि असेंबलियां, देखें 58(2) भी था पहले, उसमें फैसला आ चुका है। आप इसको एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसीलिए सियासी जमातों ने तो चैलेंज नहीं किया कि सियासी जमातें अपना दरवाजा नहीं बंद करना चाहती ये वाला, इसीलिए उन्होंने चैलेंज नहीं किया। आए सियासी जमातें आए और चैलेंज करें आकर, किसने रोका उनको? लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इसके पीछे जाए। अब तो ये आगे जा चुकी है, अब तो इलेक्शन से आगे डेटों की बात हो रही है, असेंबली तहलील होकर आगे काम जा चुका है। और जिस तरह आपको याद होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उस वक्त मामला आया तो एक स्टेज के ऊपर जब 7 अप्रैल को ये नजर ये आ रहा था कि डेटें दे दी हैं, इलेक्शन का शेड्यूल, इलेक्शन आगे चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को उस वक्त सेटिसाइड किया। तो यहाँ इस मामले में टोटल फेलियर है वफाकी हुकूमत का। दोनों गवर्नर ने आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है और हलफ भी तोड़ा है। और एक बात और याद रखिएगा, जब ये सारे नहीं काम कर रहे थे तो मैंने सेक्शन 57 के तहत एक दरखास्त लिखी, सदर को आने का, सदर नहीं माना तो मैं हाईकोर्ट में आ गया लास्ट जुमेरात को, और ये मामला फिर मंगल वाले दिन लगा था। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने इसमें नोटिस जारी कर दिए थे और सदर पाकिस्तान ने मंगल वाले दिन जो है
इसके ऊपर आपको पता है। अच्छा सदर साहब, अपना सदर साहब, सॉरी अजहर साहब, अब वो सदर पाकिस्तान ने जब से वो डेट दिया ना, तो फिर मैं अब आप मेरे मुंह से आपके लिए भी सदर साहब निकल रहा है। अच्छा अजहर साहब, थोड़ा सा ये एक रहनुमाई कर दें कि बहुत बड़ा आईनी मामला है, बेशक इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, मुल्क में इस वक्त सूरत हाल अजीब सी हुई है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तमाम जज साहबान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हैं, इंक्लूडिंग दोनों जज साहबान जिन पे एतराज़ किया जा रहा है, एक फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए? क्योंकि तमाम जज साहबान की, चीफ जस्टिस साहब जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उनके पास, लेकिन अदरवाइज तो वो उनका भी एक वोट है, तमाम जजेस अपनी अपनी एक सोच रखते हैं, एक लेवल पे, मतलब एक बराबर पे उस पर होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज साहबान। तो क्या तमाम जज साहबान को शामिल करके एक फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए ताकि ये इस समेत और बहुत से जो मामला हैं वंस फॉर ऑल ये हल हो जाएं? अच्छा, इसमें हल होने वाली बात कौन सी है? क्या ऐसा आईनी भाम है? सीधी सी बात है, पोल की डेट देनी है, इलेक्शन होने हैं, दैट्स ऑल। और इसके लिए फुल बेंच की क्या जरूरत है? आज जो बड़ी मजेदार बात हुई कि फारूक नाइक साहब ने जस्टिस जमाल बंदोखैल के किसी नोट का हवाला दिया, तो टीचर साहब ने कहा कि ये नोट कब आया आपका? आप उनको कहने का कुछ नहीं था, यानी वो नोट कहां से निकल आया, किस तरह नोट चला गया उनके पास? ये बड़े हैरानकुन बातें हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आईनी तौर पर या कानूनी तौर पर फुल कोर्ट की जरूरत है। ये मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, लेट द चीफ जस्टिस डिसाइडेड। अगर हम इस तरह पसंद और नापसंद का ट्रेंड डाल देंगे तो कल तो कोई भी जज नहीं सुनेगा, कल तो किसी को सुनने नहीं देंगे आप केसेस, और इसी तरह चलते रहेंगे सारे मामला। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब आपका, आपने हमें इस से तफसीली आगाह किया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इसी इस टॉपिक पे जो है वो गुफ्तगू जारी रखेंगे। बैरिस्टर पंसोता साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में। वेलकम बैक नाज़रीन। जी पंसोता साहब खुश आमदीद स्टूडियो में। पंसोता साहब, बड़ी अहम कार्रवाई हो रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज के दिन भी, और पीर की तक समात इसको जो है वो मुलतवी कर दी गई है। फुल बेंच बनाने की लार्जर बेंच बनाने की, फुल कोर्ट बनाने की बात की गई, और उसमें डिफरेंट पॉइंट्स भी उठाए गए, और कहा गया कि जो है वो इसके ऊपर दो जज साहबान के ऊपर भी इतराज़ किया गया। क्या कहेंगे, क्या कानूनी तौर पर किसी वकील को ये हक़ हासिल है कि किसी बेंच के जज साहब पे एतराज़ करे कि ये जज साहब मेरा केस ना सुने? देखिए जी, एतराज़ उठाया जा सकता है, और वो होता है इन द एलिगेशन ऑफ अ बायस, कि जी इनको मेरे ख़िलाफ़ इनका रवैया है, वो मतलब मुतस्सब है मेरे ख़िलाफ़, ये ख़िलाफ़ है मेरे। अच्छा, ये भी कानून कहता है कि जो एलिगेशन ऑफ बायस है वो सब्सटैंशियल एलिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी मुझे पता है या मुझे अंदाज़ा है मेरे ख़िलाफ़ है, वो एलिगेशन हैज़ टू बी क्लियर कट के ये पर्टिकुलर इशू है ज़्यादा। सो सवाल तो आप उठा सकते हैं। दूसरी बात, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है। चीफ जस्टिस अपनी अक्लो दानिश में 1 मेंबर 2 मेंबर जितनों को भी समझे वो बिठा सकते हैं। यहाँ पर तो चीफ जस्टिस साहब ने 9 मेंबर बेंच बनाया है जो कि बहुत डाइवर्स है। अब उसमें से 2 के ऊपर एतराज़ उठ गया है। अब जो 2 एतराज़ उठा रहे हैं, फ़र्ज़ करें दूसरी साइड से 2 कह दें कि जो एतराज़ उठा रहे हैं उन पर एतराज़ उठाते हैं, तो इस तरह तो ये प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं होने लगी। अल्टीमेटली डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। जहाँ तक आपने फुल बेंच की बात की, बड़ी अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, फुल कोर्ट बैठ जाए। ये तो देखें, हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर जामे डिसीजन आए। ये जो एक काम किया जा रहा है ना जी, पब्लिक में भी और अदालत में भी जो कोशिश की जा रही है जजेस के अंदर डिवीजन क्रिएट करने की, ये कोई इतना अच्छा काम नहीं पाकिस्तान के लिए। इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। हाँ, जहाँ तक पर्टिनेंट सवालात हैं, मंसूर अली शाह साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जी असेंबली सही तहलील हुई कि नहीं हुई, लीगल क्वेश्चन है। ये भी जो है ये सारे सवाल एड्रेस हो जाएंगे ऑन मंडे, बिकॉज ये सवाल ऑलरेडी पहले आ चुके हैं चीफ जस्टिस साहब के पहले। एक दफ़ा अगर आपको याद हो, काजी फायद ईसा साहब के केस में भी कहा गया था कि आप फुल मेंबर। अभी अजहर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी ये क्योंकि है ही नहीं इसमें, जो अभी आप बता रहे हैं कि जो इन्होंने कहा था कि अभी ये असम्बलियाँ तहलील हुई, ठीक हुई, नहीं हुई। मैं उनसे यही बात कर रहा था कि जब आज खुद नोटिस लिया है तो फिर उसमें तो फिर वो किसी भी किस्म की सुप्रीम कोर्ट है, 9 जज साहबान बैठे हैं, वो कोई भी पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है। वो ये भी डिस्कस करें कि जो असम्बलियाँ हैं वो आइन के मुताबिक तहलील हुई, क्या वजूहात जो आइन में दी गई हैं वो वजूहात थी जिनकी वजह से असम्बलियाँ तहलील की गई। नहीं, देखें सवाल ये है कि अज खुद नोटिस की डोमेन तो चीफ जस्टिस ने सेट कर दी है, जिसको इस बेंच ने आगे टेकअप करना है। हाँ, अगर सारा बेंच ये समझता है
सिर्फ एक जज की वजह से नहीं होगा। सारा बेंच ये समझता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला सवाल जो है वो भी टेकअप होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, वरना शाह साहब उसको अपनी जजमेंट में एक डाइसेंटिंग होती है या जो भी होती है उसमें वो उसे टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर वो सवाल से सारे एग्री कर जाते हैं, जिस तरह आज बेंच की बात की है, तो मंडे को इस पर एग्रीमेंट आ जाएगा। 2 नए सवाल ऐड करने का मामला है, उसमें भी एग्रीमेंट आ जाए और कर देने चाहिए ऐड। मैं चाहता हूं कोई चीज रोकनी नहीं चाहिए, क्लियर सर, बिल्कुल शादाब साहब, मेरा ख्याल से जिंदगी का पहला मौका है कि हम दोनों एक ऐसे ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो क्लियर इसलिए होना चाहिए ताकि कोई भाम ना रह जाए। ये जो बात है कि जी फलां जज ये वो सारों को बिठाएं, हर एक अपनी जजमेंट दे। जब अगर आपको याद हो कि वो आई थिंक 21st अमेंडमेंट थी जिसको चैलेंज किया गया था, मिलिट्री कोर्ट्स वाला, फुल कोर्ट बैठा था, हर एक ने अपना अपना व्यू दिया था। ये भी आज जो है ना जी, इसको प्रॉपरली डील किया जाए, ठीक है नो ब्रो, बट जल्दी किया जाए, 2-3 दिन में किया जाए। जो आइन की मंशा है वो सामने नजर आनी चाहिए, क्योंकि आइन का इसमें यह भी एक सवाल ऐड करें कि जिसने दीदा दानिस्ता तौर पर आइन का मजाक उड़ाया उसके खिलाफ कार्रवाई भी ऑर्डर होनी चाहिए, चाहे वो सदर हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे कोई भी हो। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी पावर एक्सरसाइज ना करें और कहें जी इसको अवाम और माशरे के। ऐसा नहीं लग रहा पंसोता साहब कि जैसे जो पूरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था और वो अब सब सिमट के जो है वो फोकस हो गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और अब वहाँ से जो भी जजमेंट आएगी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए इस पर, वो फुल कोर्ट जो फैसला करेगी वो एक हमेशा के लिए एक चीज़ सेट हो जाएगी। सर ऐसे ही है, मैं समझता हूँ कि सियासी मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए, और मेरा बड़ी देर से ये आज ये मंदुखेल साहब ने भी मंदुखेल साहब ने ये बात ठीक की। हाँ। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारे सियासतदानों को आदत पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट से फैसले लेने की। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, मैं आपको आज लिख के बता देता हूँ, इस केस का एक फैसला आ जाएगा, जो भी होगा इधर वे, उससे आधे लोग कहेंगे ये ठीक नहीं है। अब जिस तरह 63 का ओपिनियन, वो जैसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं भेजा सी, यस ਤੁਸੀਂ वाकई भेजा सी, यू आस्क्ड फॉर अ क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ने उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन दी विद 3 मेंबर बेंच, आज तक उनको बातें करते हैं आप खुद फैसला नहीं कर सकते 63 का मतलब क्या है। अच्छा जी, अब आपने ये भेज दिया, इस पर भी आप एतराज़ात उठाएंगे। आप पहले खुद चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं, क्योंकि आप इनएबिलिटी है आपकी, आप नालायक हैं और आप ये काम नहीं कर पाते, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग पीटीआई। और जब अदालत फैसला देती है फिर आप कहते हैं नहीं जी हम तो फिर कमेंट करेंगे, हम तो इतराज करेंगे। तो जनाब एक काम आप कर लो तुसी मंगवा के, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। और मंदुखेल साहब इसी चीज़ का इजहार कर रहे हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजमेंट है कि पार्लियामेंट्री मैटर्स में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का आइन क्लियर है। चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत खूबसूरत आज बात की है। मैं समझता हूँ जो सारा लुब्बे लुबाब है ना, वो ये कि अमूमन पार्टीज दस्तक देती हैं, लेकिन आज आइन ने दस्तक दी है इस अदालत के आगे कि जी मेरे साथ क्या हो रहा है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, सैक्रोसेंट है, इट इवॉल्व्स विद टाइम। उस डॉक्यूमेंट को आपने एक रद्दी का टुकड़ा बना के रख दिया है। कभी आप कहते हैं जी इसमें 105 नहीं है, कभी कहते हैं जी इसमें ये नहीं है, कभी कहते हैं 63A का ओपिनियन ले लें। आपको आइन की समझ ही नहीं आती। छोटा साहब ये बिल्कुल लार्जर बेंच, सॉरी फुल कोर्ट बन के मेरे ख्याल में ये, जैसे अब आपने कहा कि 3 पहले थे, 2 क्वेश्चन मजीद ऐड किए गए हैं, इनसे मंगवा लें सियासतदानों से कौन कौन से और क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं वो सारों को एक दफ़ा वो हमेशा के लिए सेटल कर दें, और हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट गए कि अगले 5 साल तुम लोग इन्हें कोर्ट की तरफ नहीं आना, ये जो हमने इंटरप्रिटेशन कर दी है जाओ इसके ऊपर जाकर अमल दरामद करो। चुप करके सारी पॉलिटिकल लाठीज करो, जाके आइन पकड़ा देना चाहिए। हाँ। कि सर पंजाबी जो कहते हैं ना, एक एक करके जनाब इन्होंने तशरीह कर दो। वो आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पहले आपका काम है। सुप्रीम कोर्ट उन सिचुएशंस में आती है जहां आपकी तशरीह गलत हो, आप तशरीह करवाने उनके पास चले जाते हैं। ये देखें ना सर, एक सर शादाब साहब ये बात एक्सप्लेन करनी इसलिए ज़रूरी है कि आइन का एक बुनियादी ढांचा है, उसके अंदर कहा जाता है हकमियत अल्लाह ताला की ज़ात की है, वो आगे अवाम को वो हकमियत ट्रांसफ़र होती है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, वो ताकत एक्सरसाइज करके 342-43 मेंबर लेके आते हैं ताकि वो हमारे लिए इस आइन को इन्फोर्स करें और इस आइन की तशरीह करें और बताएं कि आइन में क्या लिखा है। वो 343 इकट्ठे होते हैं और किसी एक बंदे के पीछे लगते हैं कि चलो जी तुसी दसो। वो एक बंदा कहता है जी इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 17 मेंबर लोग बैठ के जो अनइलेक्टेड है, जिनका ये काम नहीं है, लेकिन आपने चूंकि उनको तंग किया है कि अब आप हमें बताएं, वो आपको उसका जवाब देते हैं, आपको वो जवाब पसंद नहीं आता। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, या जो भी हो, वो ये कहता है असम्बलियों से निकल आओ, असम्बलियां तहरीर कर दो, सब बुत की तरह कर देते हैं। मैं फिर एक की बात नहीं कर रहा, ये हर पार्टी का लीडर, उसके हाथ में इख्तियार है, क्योंकि अगर उसकी बात उसका एमएनए एमपीए नहीं मानेगा तो उसकी पार्टी रुकनीत मनसूख होगी और फिर एमपीएशिप पे और एमएनएशिप पे जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये इस पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। पंसोता साहब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वक्त मुख्तसर है।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की गई और पुलिस ने गिरफ्तार किया शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, वलीद इकबाल साहब को भी, और जब गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया तो अब जैन कुरैशी साहब और बाकी के जो लोग हैं ये हाई कोर्ट पहुँच गए और जस्टिस शाहराम साहब की आज कोर्ट में केस हुआ और उन्होंने, कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आप तो गिरफ्तारियां दे रहे थे तो अब किस चीज़ की है, क्या आप जाएं जाके होम सेक्रेटरी को कहें कि आपके घर को जो है वो सब जेल करार दे दे और तमाम सहूलतें वहां पर दे दे। ये कैसी जेल भरो कि अब कहा जा रहा है कि ये तो हम अलामती जेल भरो थी, जबकि हमें ये लग रहा था कि ये कहा जा रहा है कि जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। देखिए सवाल ये है कि अगर तो जेल भरो तहरीक शुरू की तो फिर आप इस चीज़ पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको कौन सी जेल में लेके जा रहे हैं, वो जिस मर्जी जेल में ले जाएं, जेल जेल है। आप इस वक्त बुनियादी तौर पर एतराज़ जैन कुरैशी साहब और उनके बाकी जो पार्टी मेंबर्स हैं वो ये उठा रहे हैं कि हमें ये बताया जाए कि वो कहाँ है, ये उनका राइट है कि अगर आपने उठाया है तो 24 घंटे बाद आपने मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। ये नहीं हो सकता कि आपने लाहौर से बंदा उठाया उसे आप अटक जेल ले गए हैं, किसी को ये जो एमपीओ के तहत उठाते हैं तो इसमें तो आपके पास राइट है ना, कानूनी नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आ रही आप कैंप जेल के बजाय अटक जेल क्यों लेके जाएंगे? अगर आप ले गए बता दें उनको, दैट्स द ओनली क्वेश्चन देव आस्क्ड। हाँ, बताना चाहिए। नहीं, वो ये एक्चुअली पिटीशन भी इसीलिए फाइल की है। जहां तक गिरफ्तारी, अगर वो उसको चैलेंज करते हैं वो तो अपनी तहरीक का तमस्खर उड़ाने वाली बात है ना। तो गिरफ्तारी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, या अगर करेंगे तो फिर मान लें कि हमारी जेल भरो तहरीक गलत है, लेकिन ये उनका राइट है कि उठा के जो आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, पाकिस्तान का कानून है, जेल मैनुअल है, सीआरपीसी है, उसके तहत ये उनका राइट है कि उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन पचौदा साहब हफ्से भेजा की दरखास्त मैंने सुना है वो दायर की है उन्होंने, तो इसका तो मतलब यही है कि गैर कानूनी हिरासत में रखा है। नहीं, उनका हफ्से भेजा का एक है कि किधर है वो हमें नहीं पता, उन्होंने उनको उठाया है, कहाँ ले गए, इस वजह से हफ्से भेजा फाइल की है। गैर कानूनी हिरासत जो है टेक्निकली स्पीकिंग अगर नहीं आप बताएंगे कि किस पर्चे में कैसे फलाना, तो वो अपनी पता 144 की वायलेशन में उठाया है और वो क्या कहते हैं एमपीओ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस ऑर्डर उसके तहत उठाया, तो ये तो बताइए किस जेल में आप ले गए हैं। देखिए ना शराब साहब, बड़ी लॉजिकल बात है, लाहौर का बंदा आपने लाहौर जेल में रखना ना, आप उसको ले जाएं जाके सिंध जेल में, क्योंकि पता है कि सिंध जेल में और बलूचिस्तान की जेलों में क्या माहौल है, तो आप वहां ले जाना चाह रहे हैं। आप भी वही काम कर रहे हैं, आप चुप करके उठाए उनको कैंप जेल में डाल दें, उन्हें कहे जी दिस इज व्हाट यू वांटेड, हियर यू आर। ये सारे कैंप जेल गए थे, लेकिन आप कैंप जेल में नहीं उनको लेके जा रहे, बिकॉज आप भी एट द बैक ऑफ योर माइंड थोड़ा सा विक्टिमाइज करने के मूड में हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अगले जुमे नए टॉपिक फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।